नमस्ते सभी को। एक बार पुनः स्वागत है आपका इतिहास की क्लास में। और अपन जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, बीए बीएड सेकेंड ईयर एंड बीए फर्स्ट ईयर। ठीक है, देखिए अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम पढ़ रहे थे अपन। तो इसके अंदर अपने सबसे पहले जॉर्ज तृतीय की व्यक्तिगत निरंकुशवादी नीतियों के बारे में पढ़ लिया था। तत्पश्चात हमने सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में पढ़ लिया था। अब सप्तवर्षीय युद्ध में क्या हुआ था, जॉर्ज तृतीय ने सारे के सारे जो ये 7 वर्षों तक जो युद्ध लड़ा गया था, इसमें क्या हुआ, ये कहा कि जितना भी इस समय जो इंग्लैंड का नुकसान हुआ है वो सारी की सारी भरपाई किसके माध्यम से की जानी है, अमेरिका के माध्यम से। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने उन्होंने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी। अब तीसरा जो टॉपिक था वो हमारा था टाउन साइड कर योजना। ठीक है भाई, यानी 3 नंबर पे अपन जो पढ़ेंगे वो ग्रीनविले की नीतियाँ। क्या पढ़ेंगे? ग्रीनविले की नीतियाँ। ग्रीनविले की नीतियाँ। अब ग्रीनविले की नीतियाँ अगर अपन पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले ग्रीनविले क्या हुआ था, ग्रीनविले जेम्स तृतीय का प्रधानमंत्री था। तृतीय का क्या था, ये प्रधानमंत्री था। इसने कुछ एक्ट पारित किए। तो सबसे पहला एक्ट कौन सा था? सबसे पहला एक्ट आएगा शुगर एक्ट। शुगर एक्ट इसे बोलते हैं मोलिसेज एक्ट। मोलिसेज एक्ट, ठीक है, यानी शुगर एक्ट, मोलिसेज एक्ट। इसके मैं बारी बारी से आपको समझा देता हूँ। वैसे तो 4 है इसके, शुगर, स्टाम्प, क्रंचिंग और क्वार्टिंग। तो अपन बारी बारी से समझा देता हूँ आपको मैं। ठीक है, पहले शुगर एक्ट। शुगर एक्ट समझो क्या था। शुगर एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि इस एक्ट में यानी अमेरिकी जो लोग हैं या जो बाहर यूरोप महाद्वीप के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, शराब पीते हैं। क्या पीते हैं? शराब पीते हैं। अब जब शराब पीते हैं ना, तो यहाँ पर क्या हुआ कि सबसे पहले अमेरिका जो शराब खरीदता था और करता था, वो क्या हुआ, उनके ऊपर रोक लगा दी इन लोगों ने। क्या लगा दी? रोक लगा दी। यानी सॉरी, शुगर एक्ट में क्या हुआ कि अमेरिका क्या करता था, अमेरिका जिन जिन देशों से शुगर एक्ट यानी जो ये क्या बोलते हैं इसको, शराब होती है ना, रम पीते हैं ये लोग, यानी शीतोष्ण कटिबंध के लोग जो शराब पीते हैं, रम पीते हैं, वो क्या करता था, अमेरिका पहले दूसरे देशों से आयात निर्यात करता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था, कहीं से भी मोलिशेज या कर वो उनसे मंगवा लेता था। अब क्या हुआ यहाँ पर कि शुगर एक्ट के माध्यम से यानी ग्रीनविले ने क्या किया, अमेरिका वही 70 वर्षीय युद्ध के बाद, क्योंकि सपोज करिए कि ये लोग क्या पीते हैं, विदेशी रम पीते हैं, शराब पीते हैं। अब शराब ये बाहर से मंगवा रहे हैं, तो सपोज करिए कि अमेरिका अगर बाहर से शराब मंगवाएगा तो उनको 100 रुपये में मान के चलो बोतल मिल गई। ठीक है, अब अगर बाहर इंग्लैंड ने क्या किया, इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि आप बाहर से नहीं खरीद सकते। खरीदोगे किससे? फिर इंग्लैंड से। इंग्लैंड से खरीदोगे तो वही 100 रुपये वाली बोतल कितने में मिलेगी आपको? 500 रुपये में। ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने शुगर एक्ट लगा दिया। ठीक है ना। शुगर एक्ट लगाने पे अमेरिका ने क्या किया, अब अमेरिका किसी दूसरे देश से यानी विदेशी रम, ये जो सिरका होता है शराब बनाने का, ये नहीं खरीद सकता था। ठीक है, तो बताते हैं कि अमेरिका ने पहली बार जितना सोच विचार यहाँ पर किया था, जितना सोच विचार इस एक्ट के समय किया था, उतना पहले कभी नहीं किया।
ठीक है ना। यानी देखिए शुगर एक्ट, मोलिसेज एक्ट, शुगर एक्ट, मोलिसेज एक्ट क्या होता है कि अमेरिका ने पहली बार जितना सोच विचार किया इस एक्ट के समय, यानी जब ये एक्ट हुआ तब अमेरिका को पहली बार लगा कि देखिए किस प्रकार के कानून पारित कर रहा है इंग्लैंड। यानी देखिए पीने की चीज़, आपको देखो इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड उसने लगभग देशों पर क्या किया था, अपना उपनिवेश स्थापित किया था। उसकी जो नीतियाँ थी, जैसे अपन भारत में बोलते हैं ना कि कूटनीति के चाणक्य जो था, चाणक्य के भी बाप थे ये लोग। अंग्रेजों ने क्या किया था, फूट डालकर राज किया था। आपको पता होगा ये चीज़, फूट डालने की नीति। यानी आज अगर ईस्ट इंडिया कंपनी पे अगर कोई किताब लिखता है ना, तो वो किताब इतनी पॉपुलर होगी मार्केट में कि आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे। कारण क्या, देखिए कि भाई को भाई के साथ लड़वा देते थे ये लोग, और लड़वा भी दिया। बहुत जानी मानी शख्सियत हुआ करते थे ये लोग, बड़े दिमाग का प्रयोग करते थे। 10,000 अंग्रेज नहीं थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई थी उस समय 10,000 अंग्रेज नहीं थे, और भारत की पॉपुलेशन इतनी थी कि अगर एक एक थप्पड़ भी मारे ना अंग्रेज़ों के, तो अंग्रेज़ों के 10,000 थप्पड़ अकेले के मिले। इतनी पॉपुलेशन थी उस समय भारत की। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि भारतीय जो लोग थे वो शरीर से लड़ते थे, जबकि अंग्रेज़ इंग्लैंड के जो लोग थे वो बुद्धि से लड़ते थे। ठीक है ना। फूट डालो राज करो, इतनी नीतियाँ घर पर बैठकर बादाम खाकर ये नीतियाँ फॉलो करते थे, सिर्फ बौद्धिक से, बुद्धि से। ठीक है ना। तो क्या हुआ, शुगर एक्ट। अब शुगर देखो, शुगर चीनी हो गया वैसे तो, यानी शराब बनाने में जो सिरका, जो चीनी, जो मलबा, जो अल्कोहल तैयार करने में जो जो सामग्री उपयोग में होती है, आती है मतलब है। और ये जो शराब बनाने का या शराब दूसरे देशों से खरीदते हैं, वो आप किसी से नहीं खरीदेंगे। किससे खरीदेंगे? सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से। अब इनको पता था ये दुखने वाली जो रग है ना उसके ऊपर हाथ रखते थे कि अगर ये व्यक्ति दूध के ऊपर टैक्स लगा देते तो दूध पीना बंद कर देते ये लोग। आज भी ये बात सत्य है कि मान के चलिए कि अगर एक बार क्या होता है कि कोई भारतीय व्यक्ति था और वो पाकिस्तान चला गया। पाकिस्तान वो एक इस्लामिक कंट्री है। अब पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान जाकर जैसे ही उसको शाम होती उसको तो ललक जग गई, शराब का आदी था। अब उसने किसी से पूछा कि भाई साहब शराब कहाँ मिलेगी, तो उसने कहा कि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री, यहाँ पर शराब नहीं मिलती है। उसने कहा यार ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर मैं कैसे रहूँगा। उसने कहा कि यहाँ पर सिर्फ एक ही जगह शराब मिलती है और वो मेडिकल, अगर आप मेडिकल पे जाओगे तो आपको शराब मिल जाएगी। वो भागता बेचारा मेडिकल वाले के पास गया और मेडिकल वाले के पास जाकर बोला कि भाई साहब मुझे शराब चाहिए। तो उसने कहा कि ये पाकिस्तान है, इस्लामिक कंट्री, यहाँ पर शराब नहीं मिलती है। तो उसने कहा कि भाई साहब किसी ने बताया था कि यहाँ पर शराब मिलती है आपके पास। उसने कहा यहाँ शराब ज़रूर मिलती है हमारे पास, लेकिन मिलती उसी को है जिसको सांप ने काटा हो। तो उसने कहा फिर चल तू ये बता कि अब सांप कहाँ पर मिलेगा। तो शराब तो एक ऐसी चीज़ होगी ना। तो उस प्रकार से क्या हुआ कि इन्होंने अमेरिका के लोगों के ऊपर सोचा कि अमेरिका के लोग आदी हैं, शराब पिएंगे। अब शराब दूसरे देशों के अपन निर्यात पे अगर पाबंदी लगा देंगे तो सारा का सारा जो हमें जो प्योर शुद्ध बेनिफिट परिणाम हमारे को आएगा वो किसको ही मिलेगा, हमें को ही मिलेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले कौन सा एक्ट पारित किया? शुगर एक्ट। शुगर एक्ट में ऐसा बताता है कि जेम्स ओटिस यहाँ पर था, वो कहता है कि इतना जब सोचा अमेरिका वालों ने कि ऐसे भी कानून पारित कर सकता है कि इंग्लैंड, इतना पहले कभी नहीं सोचा था। इतना सोचने उन लोगों ने बंद ही कर रखा था, ऐसा कभी नहीं सोचा था। लेकिन इस कानून को पारित होते ही उन्होंने सबसे ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया था। ठीक है। तो दूसरा जो कानून था शुगर एक्ट हो गया। अब दूसरा जो है वह स्टाम्प एक्ट। दूसरा आएगा स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट क्या था? जैसे अपन एफिडेविट बोलते हैं ना, तहसील में जाते हैं, जैसे अपने को टूटी का कनेक्शन लेना है, पानी बिजली का, या कोई भी हमें ऐसा वैसा कार्य करवाना हो तो हम तहसील से या नोटेरी से अटेस्टेड करवा के स्टाम्प लेके आते हैं।
जानते हो ना वो चीज़, अपन साफ जानते हो आप लोग। जैसे अपने को कोई चीज़ लिखवानी है, जैसे मुझे बिजली का कनेक्शन करवाना है मेरे घर पे, तो मैं जब बिजली का कनेक्शन करवाऊँगा तो मेरे को बोलेगा कि आपको 500 रुपये का एक एफिडेविट लेना पड़ेगा। जब मैं वो 500 रुपये का एफिडेविट लूँगा ना, तो मुझे शायद 700 साढ़े 700 रुपये देने पड़ेंगे। फिर मुझे नोटेरी से वो अटेस्टेड करवाना पड़ेगा। इन कुल मिलाकर अगर देखोगे तो 500 रुपये वाला जो स्टाम्प है वो मैं 700 के लमसम जाकर पड़ेगा। और जब 700 रुपये के लमसम वो जाके पड़ेगा ना, तो वो कनेक्शन हो जाएगा मेरे घर पे। लेकिन वो क्या होगा, वो जो राजस्व है, जो 500 रुपये का जो हमने खरीदा था, वो सारा का सारा फिर किसके पास जाता है? भारत सरकार या राजस्थान सरकार के पास जाता है। समझ में आई ना मेरी वाली बात? यानी वो सारा का सारा जो मटेरियल, जो पैसा होगा 500 रुपये वाला या नोटेरी वाले कुछ देते हैं, तो वो सारा का सारा राजस्व जो कर होता है वो किसके पास जाता है? सरकार के पास जाता है। वो 500 रुपये का थोड़ा ना होता है कागज़। जानते हो ना ये चीज़ें आप, समझदार हो, आपने बनवाया भी होगा। आप कास्ट सर्टिफिकेट बनवाते हो या रेजिडेंशली जो आप एफिडेविट बनवाते हो, तो उसमें सब में हर जगह लगता है। तो वो हमें सरकार को एक टैक्स के रूप में कुछ पैसा देना पड़ता है, ठीक है ना? तो इंग्लैंड ने क्या किया, ऐसा ही राजस्व उनको मिलता रहे, तो उन्होंने एक एक्ट पारित कर दिया। वो था स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट क्या था? ये उसी समय का चला और भारत में आज भी चलता है, ठीक है। स्टाम्प एक्ट क्या हुआ कि अब अमेरिका के लोग किसी भी प्रकार का कोई लेन देन करेंगे ना, यानी अमेरिका के लोग किसी भी प्रकार का अब अगर लेन देन करेंगे तो उन्हें एक स्टाम्प खरीदना पड़ेगा, और उस स्टाम्प के ऊपर वो सारी की सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। आपको शायद पता नहीं होगा कि स्टाम्प वैसे ही बेकार में जाता है, लेकिन उसका जो राजस्व होता है ना, जैसे सबसे पहले स्टाम्प खरीद के लाओगे आप तहसील से, तो मान के चलो आपने 500 रुपये का खरीदा, तो जिससे आपने स्टाम्प खरीदा ना, वो पहले उसका पेमेंट करके आता है सरकार को। वो खरीदेगा ना, तो उसकी डीडी बनवानी पड़ती है। जैसे 1 लाख रुपए का वो स्टाम्प लेके आएगा, तो वो 1 लाख रुपए की डीडी बनवाएगा और फिर सरकार को भेज देगा पैसे। तो 1 लाख रुपए कर हमारे को बेचेगा, तो हमारे को वो कटेगा ना, हमारा सरकार को तो प्रॉफिट हो रहा है वो। तो उसी प्रकार क्या हुआ स्टाम्प एक्ट में, अब क्या हुआ, इंग्लैंड अमेरिका अगर किसी भी प्रकार का, यानी अमेरिका अब अगर किसी भी प्रकार का लेन देन करेगा तो उसे स्टाम्प लगाना अनिवार्य है। स्टाम्प लगाना ठीक है भाई, यानी ये चीज़ें इन्होंने पारित कर दी। देखिए अब ये जो कानून बनाना, ये अमेरिका वालों के लिए एक बहुत चुनौतीपूर्ण बन के आया। और यहीं पर उन्होंने कहा कि एक नारा दिया यहाँ पे, यानी नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है भाई, यानी यहाँ पर उनका एक नारा आया। ये आपसे पूछ सकता है कि नो टैक्स विदाउट प्रेजेंटेशन, यानी बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। अगर आप सबसे पहले तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि अमेरिकी क्रांति का नारा क्या था, तो अमेरिकी क्रांति का अगर आपको नारा पूछे तो सबसे पहले तो आ जाएगा कि नो टैक्स विदाउट प्रेजेंटेशन। ठीक है, अगर हिंदी में पूछे तो बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। पैट्रिक हेनरी के नेतृत्व में ये नारा दे दिया गया। कौन सा? स्टाम्प एक्ट। स्टाम्प एक्ट का अर्थ क्या हुआ कि अमेरिका अब अगर किसी भी प्रकार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेगा, किसी भी प्रकार का वो डेबिट क्रेडिट करेगा, तो उसको जरूरत किसकी पड़ेगी? स्टाम्प की एक्ट पड़ेगी। स्टाम्प खरीदना उसको नेसेसरी है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो अगर किसी भी प्रकार का लेन देन करेगा तो एक तो वो सरकार की नज़र में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा रे? क्योंकि अगर सपोज करिए अगर वो शराब खरीदता, तो शराब खरीदेगा तो उसे स्टाम्प दिखवाना पड़ेगा। अब शुगर के ऊपर, शराब के ऊपर तो पहले से ही प्रतिबंध है। तब अमेरिका इंग्लैंड वाले को पता चल जाएगा ना कि भाई तो ये तो लोग चुपके शराब खरीद रहे हैं या वो कर रहे हैं। तो एक तो क्या हुआ
कि वो इस प्रकार का कोई गोरख धंधा अलग प्रकार का या कोई बेईमानी नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या हुई कि यहाँ पर उनको अब डायरेक्टली प्रॉफिट मिलने वाला है इंग्लैंड वालों को, क्योंकि अब आपको पता है कि लोग डेबिट क्रेडिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो सारे दिन करते हैं, आए दिन करते हैं, हम लोग करते हैं, सारा देश करता है, हर व्यक्ति करता है। अब यहाँ पर क्या होगा कि नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं, नारा दिया गया पैट्रिक हेनरी के नेतृत्व में, और क्रांति की एक ज्वाला उमड़ कर आई कि हम इस प्रकार के कानूनों को मानने वाले नहीं हैं, लेकिन कुछ दिन मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर अमेरिकी क्रांति का नारा क्या दिया गया, बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। ठीक है, अब तीसरा जो आएगा वो आएगा ग्रीनविले। ग्रीनविले की चल रही है नीतियाँ, शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट तीसरा था। तीसरा आएगा करेंसी एक्ट। करेंसी एक्ट यानी करेंसी का अर्थ होता है मुद्रा। ठीक है, यानी ग्रीनविले ने क्या किया, अमेरिकी जो मुद्रा थी, अमेरिकी मुद्रा को अवैधानिक करार कर दिया। अमेरिकी मुद्रा को अवैधानिक करार कर दिया। ठीक है, और अब इंग्लैंड में और अब अमेरिका में केवल इंग्लैंड की मुद्रा प्रचलन में रहेगी। ठीक है भाई, यानी क्या हुआ, अब मुद्रा करेंसी होता है मुद्रा, आपको पता ही होगा। यानी अब सपोज करिए कि मान के चलो अमेरिका के पास पैसा हो सकता है, वो कोई व्यापार कर सकता है या कुछ बिना कुछ किए कर सकता है। मान के चलो अमेरिका का कोई व्यक्ति है और उसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है, अब वो इनको न तो स्टाम्प खरीदता है, न इनकी कोई कानून मानता है, उसके पास पैसा है। अब वो क्या करेगा, मान लो भारत के साथ व्यापार कर सकता है, कुछ और कर सकता है और कर सकता है। तब यहाँ पर क्या हुआ, इंग्लैंड, मैंने आपको सबसे पहले बताया था ना, इंग्लैंड वाले लोग बहुत बुद्धिजीवी थे। बुद्धि का खाता है ना, वो कभी हार्ड वर्क नहीं करता। कहते हैं ना कि दिमाग से खाने वाले का कभी खजाना खाली नहीं होता, और जो शरीर से शारीरिक जो परिश्रम करता है उसका खजाना कभी भरता नहीं है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अमेरिका ने सोचा कि इस प्रकार से तो ये चाल चलने नहीं देंगे, तो इंग्लैंड ने फिर एक कानून पारित कर दिया, करेंसी एक्ट। अब करेंसी एक्ट का अर्थ क्या हुआ कि अब जो अमेरिकी मुद्रा वो अवैधानिक हो गई, यानी अमेरिका के लोगों के पास जितना भी पैसा है ना, वो सारा का सारा सपोज करिए हमारे भारत में नोटबंदी हुई थी, आपको पता है ना, यानी 1000 और 500 वाले जो नोट थे वो बंद हो गए थे, सारे बंद हो गए थे। नोटबंदी जिसे बोलते हो आप, विमुद्रीकरण बोलते हैं उसको। नोटबंदी हुई तो नोटबंदी के अंदर सपोज करिए कि जितना हमारे पास पैसा था वो सारा का सारा बैंकों में चला गया। फिर हमने वो रिन्यू करवा के नोट हमारे वापस लेके आ गए। तो जिससे क्या हुआ, भारत सरकार के पास एक रिकॉर्ड आ गया ना। अब जैसे भारत सरकार ने मान के चलो 2000 के और 500 के 2 करोड़ नोट छापे थे और वो सारे के सारे मार्केट में आ गए। तो अब आरबीआई के पास एक आंकड़ा तो हो गया ना अपना, भी हमने तो सिर्फ 2000 करोड़ के इतने, मतलब 100 करोड़ या 200 करोड़ रुपए छापे हैं, उसके पास आंकड़ा आ गया। अब भारत में कोई भी ब्लैक मनी नहीं है। अगर इससे ज़्यादा किसी के पास पैसा है तो इट मीन्स वो क्या, ब्लैक मनी है। इसी प्रकार से क्या लग गई थी, नोटबंदी लगा दी। अभी करेंसी एक्ट भी एक प्रकार की क्या, नोटबंदी है। नोटबंदी होगी एक प्रकार से। ये नोटबंदी क्या कि यहाँ पर अमेरिकी मुद्रा जो अवैधानिक होगी, अमेरिका का जितना पैसा था वो लोगों के घर पे रह गया। उनको कहा कि या तो आप इसको इंग्लैंड की मुद्रा में कन्वर्ट कराओ जैसे हमने करवाया था। अब आप मान के चलो कि अमेरिका का कोई व्यक्ति है और उसके पास 100 अरब रुपये है और वो जाकर चेंज करवाएगा तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। और अब उनको पता चल गया इंग्लैंड वालों को कि इनके पास सिर्फ इतना पैसा है, वो हमें धीरे धीरे निकलवाना है। तो ये क्या था, करेंसी एक्ट, यानी अमेरिकी मुद्रा अवैधानिक कर दी गई। अब अमेरिका में केवल इंग्लैंड की मुद्रा क्या रहेगी, प्रचलन में रहेगी। ये अपने आप में देखिए बहुत सोचे समझे लोग थे ये बुद्धिजीवी।
अमेरिकी मुद्रा को अवैधानिक करार कर दिया गया और अब अमेरिका में केवल किसकी मुद्रा चलेगी? इंग्लैंड की। समझ में आ गया ना मेरी वाली बात? तो तीसरा करेंसी एक्ट, और चौथा जो एक्ट था वो था क्वार्टिंग एक्ट। नीतियाँ देखो इनकी आप, चौथा जो वो था क्वार्टिंग। क्वार्टिंग एक्ट क्या था कि इंग्लैंड द्वारा अमेरिकी बंदरगाहों पर सेना तैनात कर दी गई। सेना तैनात कर दी गई और इन सेनाओं के खर्चे का भार अमेरिका को उठाना था। ठीक है भाई, देखो 3 एक्ट अगर आपके समझ में आ गए तो चौथा एक्ट अपने आप समझ में आ जाएगा। पहला एक्ट था शुगर एक्ट, यानी अमेरिका क्या करता था, देखो ये अमेरिका क्या करता था, अमेरिका के लोग शराब पीते थे। अब ये लोग शराबी थे इसलिए क्या करते थे, दूसरे देशों के साथ सपोज करिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत के साथ व्यापार करता है, ठीक है, समझो आप, व्यापार करता है किसका? शराब का। अब अमेरिका और भारत आपस में शराब का व्यापार कर रहे हैं, यानी अमेरिका भारत को पैसा दे रहा है और भारत इसको क्या दे रहा है? शराब दे रहा है। और एक बोतल कितने रुपए की? 100 रुपये की, ठीक है। अब इंग्लैंड ने सबसे पहले ये कानून बना दिया कि अब आप भारत से नहीं खरीदोगे, सिर्फ हमसे खरीदोगे। अब भारत 100 रुपये में दे रहा था, वही शराब इंग्लैंड है वो भारत से 100 रुपये में खरीद लेगा, क्योंकि भारत भी तो इसका उपनिवेश है ना। और यहाँ पर कितने की बेचेगा? 400 रुपये की, 300 रुपये प्रॉफिट हो गया, एक नंबर। दूसरा कौन सा? स्टाम्प एक्ट। अभी कोई व्यक्ति चोरी छिपे नहीं खरीद रहा है, इसके लिए उसको स्टाम्प देना पड़ेगा, ठीक है। अब तीसरा क्या आ गया? करेंसी एक्ट। अब इसको अगर भारत कोई चोरी छिपे कार्य आपस में करे तो इनके पास पैसा ही नहीं है, क्योंकि इंग्लैंड की मुद्रा चलेगी। चौथा था, सपोज करिए कि ये दोनों आपस में व्यापार कर रहे हैं और यहाँ पर बंदरगाह है, मान के चलो ये बोस्टन बंदरगाह है। कौन सा बंदरगाह? बोस्टन बंदरगाह है। अब यहाँ पर बोस्टन बंदरगाह है ना, तो यहाँ पर सेना तैनात कर दी किसने? इंग्लैंड ने। यानी जितने भी बंदरगाह थे ना, बंदरगाह से क्या होता है? बंदरगाह जानते हो क्या होता है? बंदरगाह वह स्थान होता है जहाँ पर मतलब विदेशों से व्यापार लाया जाता है, चढ़ाया जाता है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो प्लेस होता है, जो स्थान होता है, उसे बोलते हैं बंदरगाह। तो बंदरगाहों पर कौन सी सेना तैनात कर दी? इंग्लैंड ने अपनी नौसेना तैनात कर दी। इंग्लैंड ने अपनी नौसेना तैनात कर दी और कहा कि अब ये जो सेना है ना, वो आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए लगाई है हमने। अब आपको क्या करना है, इन सारी की सारी ये जो सेना है इनका खर्चा आप लोगों को उठाना है। अब इंग्लैंड वालों की जो अमेरिका के लोग हैं वो ये सोचने लगे कि ये लोग अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम क्यों दें इनको। शुगर एक्ट, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट के लिए तो इन लोगों ने ये सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए तो ये चीज़ें करी है, और हमसे ये क्या मांग रहे हैं, इनका टैक्स वगैरह, इनका सैलरी भुगतान मांग रहे हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे फिर क्या होने लग गया, इनका विरोध होने लग गया, ठीक है ना। तो यही से क्रांति के कान निकल के आ रहे थे। ये सबसे पहले ग्रीनविले प्रधानमंत्री बना जो 29 का, उसने शुगर एक्ट लगाया, स्टाम्प एक्ट, करेंसी एक्ट, उसके बाद अंतिम था ये क्वार्टिंग एक्ट, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे एक्ट हमने पढ़ लिए। उसके बाद आगे बनेगा रॉकी गम, उसके बाद टाउन सड़कर योजना, ये पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।